Now, the next topic is after completing the Raybuck's formula and its numerical, अगला टॉपिक आपके पास है ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो हमने पहले आपको समझाया था, अब तक मैंने आपको दो मॉडल बताए थे। चैप्टर ही उस टॉपिक से शुरू किया था, थॉमसन्स मॉडल जो रिजेक्ट हो गया था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया था। अब उसकी लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं कि उसमें कमी क्या रह गई थी। हालांकि उसने बहुत अच्छी बात बताई थी कि न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, एटम का ज्यादातर जो हिस्सा है वो खाली है, बहुत सही बताया था इसने। पर कुछ चीजें इसमें भी थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हमने रदरफोर्ड के एटम को प्लेनेटरी मॉडल या फिर न्यूक्लियर मॉडल का भी नाम दिया था, क्योंकि इसने बोला था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं उसके। इसने ये बोला जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है कि बीच में सन है और सारे जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। और अगर आप ये कहें कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन क्यों नहीं फील कर रहा है, उसमें आ क्यों नहीं जाता, मर्ज क्यों नहीं हो रहा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लैनेट्स के ऊपर जो काम करती है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं होते, कोई सन उनको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी तरफ खींचे नहीं आ रहे, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं वो इसको मर्ज होने से रोकेगी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में। तो उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस अंदर है, पॉजिटिवली चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। उसने इतना बोला, बट इसकी ये बात आगे जाके गलत प्रूव हुई। कैसे गलत प्रूव हुई कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, उसने बोला था कि अगर कोई चीज किसी फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर रही है एंड इट कंटेन्स चार्ज और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, उसने एक बात बताई कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है, उसके ऊपर चार्ज है, ओके, और उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, वो एक सर्कुलर रास्ते के अंदर लगातार रिवॉल्व करता रहता है और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है न्यूक्लियस की, ओके। सो इफ force is acting on a particle that is charged and that is revolving in a circular path, तो ऐसा करते वक्त वो कुछ एनर्जी हमेशा बाहर की तरफ इमिट करेगा। एनर्जी इज इमिटेड इन दिस प्रोसेस, तो ऐसा करते वक्त वो हमेशा एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कुछ बाहर की तरफ देगा। आप सिंपल यूं समझ लो कि जब ऐसा करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे ही बेस्ड है। और जब ये कुछ रेडिएशन बाहर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उस रेडिएशन की कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। भाई मान लो 500 नैनोमीटर की कोई वेवलेंथ बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन की वेवलेंथ बाहर दे रहा है, तो उसकी कोई एनर्जी भी होगी, हम निकाल सकते हैं, पीछे फॉर्मूले कर लिए हमने। तो उसने ये बोला कि अगर ऐसा है जैसा रदरफोर्ड बता रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटनी चाहिए ना, ठीक है। कि पहले मान लीजिए 500 किलो जूल थी उसकी, उसने घूमना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिकली देखो ना, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर मर्ज होने में खाली कितना टाइम लगेगा, 10⁻⁸ सेकेंड। इलेक्ट्रॉन इस स्पीड के साथ घूमता है, इतने छोटे होते हैं ये कि 10⁻⁸ सेकंड में ही आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो फिर आपका एटम स्टेबल कैसे हुआ? स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया रदरफोर्ड जो है वो अपने पॉइंट से कि फिर बताओ एटम स्टेबल कैसे है। अगर इस तरह से घूम रहा है तो उसको लगातार एनर्जी रिलीज करनी है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे धीरे उसकी कम होगी, और कम होगी तो फाइनली वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। मतलब रदरफोर्ड ने के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कुछ यूं घूमेगा,
धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो न्यूक्लियस के पास 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 आता जाएगा और एक टाइम में वो न्यूक्लियस के अंदर मर्ज कर जाएगा। इस सिचुएशन को बताया था रदरफोर्ड ने कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा आपका न्यूक्लियस। ओके, अगर सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो सोलर सिस्टम से भी कंपैरिजन सही नहीं है इस मॉडल का। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स और सन है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि बहुत ही छोटे हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि जो सोलर सिस्टम है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर मास, बड़े बड़े साइज के आपके सब्सटेंस है। जबकि ये तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इसमें तो ना के बराबर जो है वजन है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहा था रदरफोर्ड, वो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग है, न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। और न्यूटन लॉ जो है ना वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, माइक्रो के लिए नहीं। वो हमारे लिए बस, कार, ट्रक के लिए एप्लीकेबल है, पर वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और ये समझ लीजिए कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो न्यूटन लॉ के ऊपर बेस्ड है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए काम करता है। मैक्रो का मतलब बड़े बड़े सब्सटेंसेस के लिए काम करता है। जो फिजिक्स की ब्रांच माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील करती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये भी कहा गया कि आप जो न्यूटन लॉ का सहारा ले रहे हो ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ऑल दैट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस आउट हो रही है, ये सब तो न्यूटन लॉ है। और वो तो बड़े पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, छोटों के लिए नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स के लिए आप इस लॉ को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रदरफोर्ड ये बात नहीं समझा पाया कि जैसा मैं कह रहा हूं उस हिसाब से तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा है इलेक्ट्रॉन का, और इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को मर्ज कर जाना चाहिए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। तो ये पहली तो इसकी लिमिटेशन ये रह गई। ठीक है, सेकेंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम देखा था, वो तो बहुत सिंपल है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब वो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी एलिमेंट्स को और भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए उनको। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स, किसी का भी समझा ही नहीं पाया कि ये जो इतनी सारी लाइंस आ रही है ना, फिर इनका रीजन बताओ। अगर आपको एटम का अरेंजमेंट पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, प्रोटॉन यहाँ होते हैं, न्यूक्लियस ये है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये है, तो फिर ये समझाओ कि जो लाइंस हैं ये कहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, नहीं समझा पाया। थर्ड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिट्स, या जिसको आप स्टेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जो अलग अलग आपको शेल्स देखने को मिल रही हैं, ये उनकी एनर्जी को नहीं समझा पाया। जैसे हम बोलते हैं ना, ये पहली शेल है के, ये फिर एल है, फिर ये एम है, ये नहीं समझा पाया कि किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है, कैसे पता चलेगी। और ये जो अलग अलग आपको शेल नजर आ रही है, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं, इनकी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा पाया कि किस स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये तीन मेन बेटा लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल से हम जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, दैट इज बोहर मॉडल। तो नया नहीं है आपके लिए, आपने उसको 9th में पढ़ा है, तो बेसिक तो वही रहेगा, बट उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में हम करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, वन मोर थिंग, एक तो आप अपनी नोटबुक बेटा चेकिंग के लिए भेजिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया आपकी नोटबुक को चेक करें। तो मैंने पहले भी बोला था, आप अपना नाम, अपना विलेज नेम, फादर नेम, आपने क्या स्ट्रीम ले रखी है, मेडिकल और नॉन मेडिकल, और हमने जहां से सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, ध्यान से सुनो, सेकंड चैप्टर आपने जहां से स्टार्ट किया है वहां से, और कल तक का जो भी काम है, या फिर आज शाम तक आप भेजते हो तो आज का काम भी कर लेना। और उन सारे पेजेस की जो फोटो है वो खींच के आप मेरे को अपने आपके मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि कितने बच्चों ने काम कर रखा है। लास्ट टाइम भी जब मैंने आपकी कॉपी चेक करी थी, अराउंड 33 और 35 स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने नोटबुक सेंड की थी। तो आई होप साइंस में 33 और 35 से ज्यादा बच्चे हैं। तो पिछली बार जिसका रह गया था, काम कंप्लीट नहीं था, वो भी अपना भेज दें। और दूसरी बात, मान लीजिए बाय एनी रीजन आपका 2 दिन का 3 दिन का काम पूरा नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नोटबुक नहीं भेजेंगे। ठीक है,
हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको खाली हमें चेक करना है कि कौन बच्चा कितना कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका 2 दिन का 3 दिन का काम पूरा नहीं है तो जितना आपने कर रखा है आप उसकी फोटो सेंड करिए, ठीक है। और उसके बाद जब भी आपको टाइम मिलता है, बीच में आपके पास संडे आ जाएगा, थोड़ा किसी दिन थोड़ा ज्यादा करके अपना काम पूरा करने की कोशिश करें। आए हम भी समझते हैं, हो सकती है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, बुक की प्रॉब्लम हो, कहीं चला गया हो, बीमार हो गया हो, ठीक है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, अक्सर बच्चे काम पूरा नहीं होता तो भेजते ही नहीं है। तो जितना भी काम आपका पूरा है आप उसको भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे सिर्फ चेक करना है कि कौन बच्चा कितना काम कर रहा है। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, कोई भी बुक का कोई इश्यू है, पीछे का काम पूरा नहीं हो पाया, आपने वीडियोस नहीं देखी, कोई मिल नहीं रही आपको, तो ऐसी कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मेरे को जरूर बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल बाकी किसी स्टूडेंट से हेल्प लेना ठीक नहीं है, कट कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है, घर जाना वैसे किसी के सेफ नहीं है, ओके। और मैंने चैनल सब्सक्राइब करने को बोला था, सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी पता चल जाए वीडियो अपलोड होते ही, और आप अपना काम इन एडवांस भी करके रख सकते हैं, ठीक है। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब मैं ऐप के ऊपर लिंक शेयर करूं और कब फिर आप उसको करें, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा, ओके, ठीक है। थैंक यू बेटा।